अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dearest students, today we will study chapter number 18 of science of class 9. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have anything, please collect it quickly. Now open your book and chapter number 18. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. So first we have to see the content of the chapter. The name of the chapter is Environmental Biology, and inshallah in this chapter we will discuss the concept of ecosystem, and we have also done the components of the ecosystem of biotic, or we can say that biotic factor. Now inshallah in this video we will discuss the abiotic factors of ecosystem, in which water, air, soil, light and temperature is included. But first of all we have to discuss the concept of ecosystem, that what is ecosystem. So an ecosystem is defined as a community of living and non-living things that work together. इकोसिस्टम हम साइंस की लैंग्वेज में किसी भी एक ऐसी कम्युनिटी या एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहें, जो एक ख़ास जगह पे रहें और कोई ख़ास वर्क अंजाम दे रहे हो या कोई एक प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, तो हम उसको एक इकोसिस्टम का नाम दे सकते हैं. इकोसिस्टम डोंट हैव अ clear boundaries, and it may be difficult to see where one ecosystem ends and another begins. सबसे अहम बात यही है कि नेचर में जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो यही माना जाता है कि इकोसिस्टम की कोई अपनी बाउंड्री नहीं है. मतलब हम किसी एक बेस पे इकोसिस्टम को क्लासिफाई नहीं कर सकते. लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में मौजूद हो सकते हैं बहुत सारी वजूहात की बिना पे. आया वो फूड की वजह से भी एक साथ रह सकते हैं, जिसको हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं. इसके अलावा बेशुमार ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जिसमें लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी प्रोसेस या दूसरे किसी मकसद को हासिल करने के लिए, चाहे वो अपनी सेफ्टी हो, फूड हो और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए एक जगह मिलकर रहें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो वो आपके पास इकोसिस्टम कहलाता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स ईच इकोसिस्टम यूनिक, वी नीड टू लुक एट द बियोटिक एंड बियोटिक फैक्टर्स विद इन दैम. अब एबायोटिक फैक्टर या एबियोटिक फैक्टर्स को समझने के लिए हमें बियोटिक फैक्टर को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इन एबियोटिक फैक्टर्स के मतलब या उनकी अहमियत को या उनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बियोटिक फैक्टर के. बियोटिक फैक्टर्स क्या है कि बियोटिक फैक्टर्स आर ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद एन इकोसिस्टम. These may be plants, animals, fungi and any other living organisms or living things. जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस इकोसिस्टम में या इस एटमॉस्फेयर में या इस अर्थ में मौजूद हैं, अगर वो एक कम्युनिटी में रह रहे हैं किसी भी ख़ास मकसद के लिए, चाहे वो फूड चेन हासिल करना हो, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी हो,
किसी फैक्टर कोई भी हो सकता है, वो अगर डिफरेंट या सेम और इवन सेम ऑर्गेनिजम्स भी अगर एक जगह पे मौजूद हैं और किसी ख़ास मकसद के लिए कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं, तो वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। अब इसको अगर हम एबियोटिक की बात करें, यहाँ पे जो बियोटिक के साथ जब ए लग जाता है तो इसका मतलब है एब्सेंस, एब्सेंट है यहाँ पे। अब बियोटिक की बात नहीं हो रही है, अब एबियोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, यानी कि विदाउट बियोटिक की बात हो रही है। बियो मतलब हमें पता है लाइफ है, तो यहाँ पे अब नॉन लिविंग यानी कि नॉन लाइफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। तो एबियोटिक फैक्टर्स आर ऑल ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम। अब एबियोटिक फैक्टर्स क्या हैं कि वो सारे फैक्टर्स या लिविंग थिंग्स जो के डेड हैं, या डेड भी नहीं कहेंगे हम उनको नॉन लिविंग कहेंगे, जो कि ज़िंदा ही नहीं है शुरू से, अगर वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं या वो किसी एक इकोसिस्टम में मौजूद हैं, तो वो हमारे पास एबियोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। एबियोटिक फैक्टर्स में जो सबसे अहम हमारे पास हैं वो एयर है, हमारी सॉइल है, वाटर है, टेम्परेचर है और लाइट है। बज़ाहिर ये फैक्टर्स खुद नॉन लिविंग तो हैं, लेकिन ये खुद लिविंग नहीं हैं, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए निहायत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर की, यानी कि हवा की। इन अ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, एयर सराउंड द बियोटिक फैक्टर्स इन एन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। द बियोटिक फैक्टर्स आर सराउंडेड बाय वाटर। ऐसे हमारे कितने बियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या हमारे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे एक्वेटिक इन्वायरमेंट यानी कि पानी के माहौल में रहते हैं। और जब वो पानी में रहते हैं तो उनका जो इकोसिस्टम है वो हमसे खासा मुख्तलिफ होगा। चेंजेस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एयर लाइक एयर पोल्यूशन और फ्रॉम कार्स और फैक्ट्रीज इम्पैक्ट्स एवरी दैट ब्रीथ्स द एयर। अब जो कि केमिकल चेंजेस हमारी हवा के अंदर आ रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन हमारी गाड़ियों से या दूसरी चीज़ों से आ रहे हैं, वो उन ऑर्गेनिजम्स को लाजमी इफ़ेक्ट करते हैं जो हवा में सांस लेते हैं। अब यहाँ पे आप ज़रा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट और क्लियर समझने की कोशिश करिएगा। सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द एयर। अब अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग या वो एयर में रहते हैं या हवा में उनका इकोसिस्टम है, जैसे कि हम खुद ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो अगर इस हवा के अंदर जो कि हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है और हम इसके ज़रिए ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, किसी भी फैक्टर की वजह से अगर हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है या उसके अंदर ऐसे हैज़र्डस केमिकल्स आ जाते हैं, तो उसका असर किस पर होगा? उसका असर जो है वो डायरेक्टली हमारे बियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि हमारे जानदारों पर होगा, यानी कि हम पर होगा। तो यहाँ पे हमें एबायोटिक फैक्टर की अहमियत को समझना पड़ेगा कि अगर इनको कोई नुकसान होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हम पर आएगा, यानी कि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पे आएगा जो इनसे अटैच हुए हुए या इनके इकोसिस्टम में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल की। माइक्रोबायोलॉजी की ज़बान में सॉइल खुद एक इकोसिस्टम है, जो कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की खुद एक ब्रांच भी है। तो सॉइल इज कंसिडर्ड एन abiotic factor since it is mostly made up of small particles of rock, sand and clay mixed with decomposed plants and animals. अब सॉइल क्या है? हम अगर इसको सिंपल वे में समझे कि तो सॉइल बहुत सारे पार्टिकल्स का आपस में एक मजमूआ है, एक कलेक्शन है जिसमें यहाँ पर रॉक, सैंड और क्ले वगैरह, चिकनी मिट्टी वगैरह मौजूद है, और इसके अंदर हमारे पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन से हासिल हुए हैं। प्लांट यूज देयर रूट टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. This can be a big factor in which plants and animal
लिव इन अ सर्टेन एरिया, जो कि हमारे किंगडम प्लांटी के मेंबर्स हैं, पौधे यानी कि उनका मेन सोर्स न्यूट्रिएंट हासिल करने का और पानी हासिल करने का है ही सॉइल। उनको अगर इस इकोसिस्टम में सरवाइव करना है तो उनको सॉइल पर ही ग्रो करना होगा और उसी के ज़रिए अपने वाटर और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना होगा। इसके अलावा हम ये देख भी सकते हैं, हमने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों की सॉइल जो है एक दूसरे से डिफरेंट होती है। या हम अक्सर डिगिंग करते हैं या कोई गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो हमें उसके अंदर भी सॉइल की मुख्तलिफ लेयर नज़र आती हैं। तो हर उन मुख्तलिफ लेयर में या उन मुख्तलिफ जगहों के अंदर मुख्तलिफ इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, जो कि अपने अपने ख़ास जगहों पे ख़ास फैक्टर में मौजूद हैं। जैसे कि अगर मैं आपको रॉक्स की बात करूँ कि जहाँ पे पथरीली ज़मीनें ज़्यादा हैं, वहाँ के जानदार, वहाँ के जो बायोटिक ऑर्गेनिज़म्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जहाँ पे सैंडी सॉइल है, जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, वहाँ के ऑर्गेनिज़म्स डिफरेंट होंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में इस सॉइल फैक्टर के हिसाब से अपने आप को ढालता है। वाटर, पानी सबसे अहम एबायोटिक फैक्टर है। और एक कहावत भी है जिससे कहा जाता है कि पानी ज़िंदगी है। पानी खुद ज़िंदा नहीं है, लेकिन पानी ज़िंदगी है। और हर ऑर्गेनिजम्स को, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यहाँ पे इस अर्थ में मौजूद हैं, चाहे वो माइक्रो से लेके मैक्रो हो या और भी उससे भी बड़े हों, तो उन सारे जानदारों को पानी की ज़रूरत लाजमी है। इनफैक्ट वाटर मेक्स अप एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 95% ऑफ वाटर। पानी की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम से कम 50% जो है वो वाटर पे तो रिलाय करते हैं, या उनकी बॉडी जो है वो 50% वाटर पे तो रिलाय करती है। और हत्ता कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसी भी जिनकी बॉडी जो है वो 95% तक वाटर पर इन्हिसार करती है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल बिकॉज अदर सब्सटेंसेज ईजिली डिजॉल्व इनटू इट। हम ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हुए आए हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसके अंदर बहुत सारे हमारे सॉल्ट्स और मिनरल्स और केमिकल्स ईजिली तौर पे डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो ये वाटर एक हमारी एक एनर्जी का सोर्स भी है कि हमें अगर उन सॉल्ट को अपनी बॉडी में लेके जाना है तो हम इस तरह के का वाटर पीते हैं जिसको हम सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं। तो उसके अंदर इस तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं जो उसके अंदर ईजिली तौर पर डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं। दिस अलाउज वाटर टू कैरी न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड वेस्ट अवे फ्रॉम दैम। और ये वाटर हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि ये उन न्यूट्रिएंट्स को सेल तक ईजिली तौर पे ले जाते हैं और हत्ता कि हमारा जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे मादे बनते हैं, ऐसे हैजर्डस केमिकल्स या दूसरे सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको भी हमारी बॉडी से टेक अवे दूर ले जाते हैं। विदाउट वाटर एनिमल्स बिकम वीक एंड कन्फ्यूज एंड दे कैन डाई इफ दे डोंट गेट इनफ वाटर। जाहिर सी बात है, पानी के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता और अगर किसी भी जानदार को उसकी ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर शौर्य तौर पे मर जाएगा। हम अगर अपने बारे में भी सोचते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा कोई एक्सरसाइज वगैरह करके थक जाते हैं और जब हमें प्यास लगती है तो हम सबसे पहले किस चीज़ की मांग करते हैं? हमारी ज़ुबान में एक ही वर्ड होता है, भाई कोई पानी पिला दे या कोई पानी पिला दीजिए। तो वाटर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं। टेम्परेचर एक और अहम फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी असरअंदाज होता है। ये एक ऐसा बायोटिक फैक्टर है जो ऑलमोस्ट सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स पर भी असरअंदाज होता है। हमारे इकोसिस्टम में या हमारी अर्थ के अंदर कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो मुख्तलिफ टेम्परेचर या मुख्तलिफ इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किए हुए या उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया हुआ है उस इकोसिस्टम के हिसाब से।
हम जिसमें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि जिसमें गर्म खून के और ठंडे खून के जानवर मौजूद हैं, तो ये उन पर भी असर डालते हैं। इवन ये कुछ नॉन या एबायोटिक फैक्टर पर भी असर डालते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा वाटर। अगर किसी एरिया का इकोसिस्टम का टेम्परेचर बहुत लो है या बहुत कम है, तो वहाँ का वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में आपको मिलेगा या बर्फ़ की शक्ल में मिलेगा। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का आपको वाटर जो है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और अगर टेम्परेचर उसी जगह का बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ही वाटर आपके पास वेपर्स की शक्ल में तब्दील हो जाता है। इसी तरह जब हमारे इकोसिस्टम चेंज होता है तो हमारे रहने सहने का और चीज़ें परफॉर्म करने का रंग ढंग भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे कि जब गर्मियाँ आती हैं तो उस वक्त हमारी खाने पीने और हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो इसमें क्या हो रहा होता है, जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, लेकिन उस टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ हमारी कई सारी चीज़ें भी चेंज हो रही होती हैं। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि हम एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में दाखिल हो रहे होते हैं। तो टेम्परेचर एक वाहिद फैक्टर्स में से एक है या उन चंद फैक्टर्स में से एक है जो ना सिर्फ बायोटिक बल्कि एबायोटिक फैक्टर्स को भी इफ़ेक्ट करता है। लाइट, सनलाइट, रोशनी। हम अगर लाइट की बात करते हैं तो हमारी पूरी यूनिवर्स में, हमारी पूरी कुल कायनात में जो नेचुरल सोर्स है लाइट का वो एक ही है, वो है सन। उससे निकलती हुई रोशनी को हम सनलाइट कहते हैं, जो हमारी एनर्जी का सबसे अहम सोर्स है। और ये भी उन्हीं सोर्सेज में से कि अगर लाइट ना निकले या अगर सूरज ना निकले तो हमारे कई काम, हमारे कई प्रोसेस रुक जाएं। ये बहुत ही अहम एबायोटिक फैक्टर है। और कुछ के लिए तो ये ज़िंदगी है, जैसे प्लांट्स। हम सबको पता है कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट प्रोसेस करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे। और हमने बायोडाइवर्सिटी या फूड चेन में इसको अच्छी तरह पढ़ते हैं कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो दूसरे जानदार भी नहीं होंगे। तो आपको उम्मीद है एबायोटिक फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कैसे एबायोटिक फैक्टर जो हैं वो ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर बल्कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर भी असर डालते हैं। सनलाइट के अंदर कुछ इस किस्म की रेज या शुआएं होती हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उनको किल करती हैं। और अब तो इंसान ने सनलाइट के ज़रिए उस इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू भी कर दी है, जो कि इस बात का सबूत है कि हमारे लिए अब सनलाइट या बिजली कितनी ज़रूरी है। हमने इसी से सीखा, जो आज हम अब हमारे घर में जो बल्ब वगैरह या दूसरी चीज़ें मौजूद रहती हैं तो वो इसी चीज़ की से बनी है, या इसी के कॉन्सेप्ट से बनी है। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनको लाइट ज़रा सी भी पसंद नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे, जैसे कुछ बैट्स वगैरह हैं और कई ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारी सॉइल के नीचे रहते हैं और उनको लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा कुछ वर्म्स वगैरह भी ऐसे हैं जो लाइट पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर भी इकोसिस्टम को समझने की अगर हम कोशिश करें तो हमें भी यही समझ में आता है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपने हिसाब से एक इकोसिस्टम है और लाइट उसके अंदर एक अहम रोल प्ले कर रही है, होकर भी और ना होकर भी। आई होप बच्चों आपको ये इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह एबायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक और अपने साथ के एबायोटिक फैक्टर्स पर भी असरअंदाज होता है और उनको इफ़ेक्ट भी करता है। और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी हमें हुआ होगा कि अल्लाह तबारक तआला की उन नेमतों में से हैं जो अगर ना हो तो हमारी लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज़ वेरी क्लियर. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.